हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 3 फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे आज हम। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं इंडिकेट कर दूं आपको, अगर आप ये सारे के सारे सेट सॉल्व करते हैं मेरे साथ, यानी आप इन सारे सेट्स के क्वेश्चंस को भली भांति अध्ययन करते हैं, तो आपके एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैंने प्रोग्राम रखा है जो प्रैक्टिस सेट वाला, ये मंडे टू फ्राइडे रखा है, मतलब 5 डेज़। तो 5 डेज़ में अगर एक आध दिन मिस भी हो गया तो मान के चलिए 4 दिन का मतलब हुआ 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन और एक महीने में आपके 400 क्वेश्चन। तो 400 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन इस टाइप से देता हूं कि आप अगर उससे रिलेटेड और 400 क्वेश्चन बने तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपके एक महीने में 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 400 मैं करवाऊंगा और जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है, उस फैक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर जाएंगे। तो कुल मिला के 400 मैं करवाऊंगा, कम से कम ना 400 तो 200-250 क्वेश्चन और जो बनने वाले हैं उससे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो कुल मिला के 500-600 क्वेश्चन आपके एक महीने में कवर होने वाले हैं। तो इसलिए ये गुजारिश है, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल एकदम तन मन से पढ़िए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 में क्या लेके आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट चैप्टर 1 से रह गया था, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से, और अगला चैप्टर आज शामिल होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो इन 2 चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है मीटर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर क्यूब पर न्यूटन, और इट इज़ यूनिटलेस। बीटा की यूनिट पूछा है। तो भाई बीटा आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, 1/k। 1/k होता है। और k क्या है भाई, k है बल्क मॉडुलस। और आपने पढ़ रखा है कि जितने भी मॉडुलस होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, और चाहे वो इलास्टिक कांस्टेंट ई हो। तो ये तीनों के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, तीनों के यूनिट स्ट्रेस के सेम होते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि के का भी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब के का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ तो 1/, में है तो बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे ना तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो बीटा की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस जेड एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy। देखिए शेयर स्ट्रेस जेड से डिनोट करे या टाउ से डिनोट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस जेड एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy ऑफ ए फ्लूइड इज z is equal to a du/dy की पावर n, where a and n are constants. If n is equal to 1, what type of fluid will it be? कह रहा है कि रिलेशन जो है z is equal to a du/dy की पावर n, और इसमें n की वैल्यू 1 दे रखा है। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गया तो ये ग्राफ कैसा जाएगा भाई, टाउ और du/du, यानी z और du/du के बीच में जो ग्राफ जाएगा वो एक लीनियर लाइन होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। जब लीनियर होगा तो ये किसका होता है भाई, लीनियर वाला, ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का। किसका होता है भाई, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन था करेक्ट। नहीं समझ में आया, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। कह रहा है कि z इज इक्वल टू ए du/dy की पावर n में n इज इक्वल टू अगर 1 है तो वो किस टाइप का फ्लूइड है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, मतलब इसकी कोई पावर नहीं, तो अब ये इक्वेशन बन गया एक लीनियर इक्वेशन। और लीनियर
वेरिएशन कौन सा फ्लूइड शो करता है? न्यूटोनियन। याद कीजिए रियोलॉजिकल डायग्राम, रियोलॉजिकल डायग्राम में सारे फ्लूइड्स के डायग्राम शामिल थे, तो जो ऑरिजिन से जा रहा था और सीधी लाइन था वो क्या था? न्यूटोनियन फ्लूइड। तो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। द रिलेशन बिटवीन shear स्ट्रेस z एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du upon dy ऑफ ए फ्लूइड इज z इज इक्वल टू a du upon dy की पावर n where a is constant if n is greater than 1 what type of fluid will it be? देखिए मैं एक बार में पूरा रियोलॉजिकल डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो रियोलॉजिकल डायग्राम क्या है भाई? शेयर स्ट्रेस, आप यहाँ पे z दिया गया तो आप z ले लीजिए, और du अपॉन dy के बीच में ग्राफ होता है रियोलॉजिकल। तो अब इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड यहाँ से जाता है, दूसरा यहाँ से, और एक यहाँ से न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम ऐसे ही जाता है किसका? बिंघम प्लास्टिक का। बिंघम क्यों? क्योंकि उसमें B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये B के बराबर उसमें शियर स्ट्रेस पहले से रहता है, ठीक। ये हो गया बिंघम प्लास्टिक का। थिक्सोट्रॉपिक और स्यूडो प्लास्टिक। थिक्सो स्यूडो, देखिए राइमिंग वर्ड पकड़िए, एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, थिक्सो और स्यूडो। थिक्सो स्यूडो, थिक्सो और स्यूडो एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। स्यूडो कैसे? ऐसे जाता है, तो थिक्सो भी ऐसे जाएगा। और अब बचता है डाइलेटेंट और रियोपेक्टिक। तो डाइलेटेंट ऐसे जाता है और रियोपेक्टिक ऐसे जाता है। तो ये हो गया थिक्सो का, ये हो गया रियो का, ये हो गया स्यूडो का, और ये किसका हो गया भाई? डाइलेटेंट का। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ग्राफ में इस वाली जो न्यूटोनियन फ्लूइड वाला ग्राफ है इसके ऊपर दे देगा डाइलेटेंट का और इसको नीचे कर देगा, तो मतलब ये ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे। तो चाहे ऐसा फिगर हो, ऐसे वाला, और चाहे ऐसे वाला, सेम चीज़ है, बस उनको ऊपर नीचे कर दिया जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्टिक, बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट और न्यूटोनियन का कैसे ग्राफ बनता है। अब इनके n के वैल्यू भी देख लीजिए। देखिए n की वैल्यू इसके लिए क्या, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब क्या होगा? डाइलेटेंट के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक। जैसे आप ग्राफ देखेंगे वैसे आप बता देंगे। तो जब इसके लिए n इज़ ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ही ग्राफ कौन सा है? रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक का है, तो रियोपेक्टिक के लिए भी क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए न्यूटोनियन के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाता है। स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक, स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं। और स्यूडोप्लास्टिक कैसा है? नीचे की ओर आ रहा है कर्व, इसका मतलब n का मान क्या हो जाता है? लेस देन 1, और इसमें भी n का मान लेस देन 1। अब बचता है a और b, दो कांस्टेंट बचते हैं। तो a किसी में भी ज़ीरो नहीं होता है, किसी में भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। बचा क्या? b। तो आइए देखते हैं b किस में ज़ीरो होता है और किस में नहीं होता है। तो देखिए जो आपके 3 फ्लूइड यहाँ पे दिख रहे हैं, थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्टिक और बिंघम प्लास्टिक, इनमें कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस पहले से है। तो इसका मतलब थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक और बिंघम प्लास्टिक, यहाँ बिंघम प्लास्टिक शायद छूट गया, हाँ, तो बिंघम प्लास्टिक के लिए भी n का मान क्या हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक, इन तीनों के लिए b का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे b कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस पहले से है। तो इन तीनों के लिए
जो होता है b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और बाकी जितने बचे उनमें सब में क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो याद करने का बहुत अच्छा फंडा है। आप अलग अलग ना याद करना चाहें तो एक बार ये डायग्राम याद कर लीजिए कि कैसे क्या होता है, और उसके बाद जिस ग्राफ में बढ़ रहा है तो n इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब बढ़ता है तो इसका मतलब ग्रेटर देन, घट रहा है तो लेस देन, और ऐसे ही सारे तुलना करके आप अपनी भाषा में आसानी से याद कर सकते हैं। अब n का मान तो आपने डिसाइड कर लिया, b का मान ज्ञात करना है, तो b का मान 0 के बराबर इन तीन में नहीं है, तो इन तीन को आप b के बराबर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, बाकी जितने बचे उनमें क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 0। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा था रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस z एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du upon dy ऑफ ए फ्लूइड इज z इज इक्वल टू a du upon dy की पावर n where a is constant. If n is greater than 1, what type of fluid will it be? n is greater than 1, भाई n is greater than 1, n is greater than 1 दो चीज़ में मिल रहा है, तो डाइलेटेंट या फिर क्या हो जाएगा, रियोपेक्टिक। तो डाइलेटेंट और रियोपेक्टिक, तो इसमें रियोपेक्टिक ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइलेटेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस z एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du upon dy ऑफ ए फ्लूइड इज इतना दिया है, वेयर a इज कांस्टेंट, इफ n इज लेस देन 1, व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड इट बी। तो n इज लेस देन 1 देखिए भाई किस में है, n इज लेस देन यहाँ पे मिल रहा है थिक्सोट्रॉपिक और स्यूडोप्लास्टिक। तो स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक में कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, स्यूडोप्लास्टिक दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कि देखिए कितना आसान हो गया, बस केवल आप n का मान यहाँ से डिसाइड कर लीजिए कर्व से या ग्राफ से, उसके बाद b का मान डिसाइड कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस z एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट du upon dy ऑफ ए फ्लूइड इज z इज इक्वल टू a du upon dy की पावर n प्लस b, where a and b are constants, which of the following conditions will hold for a Bingham plastic। कह रहा बिंघम प्लास्टिक के लिए कंडीशन क्या होगी, तो ए बी और एन के मान पूछ रहा है। तो बिंघम प्लास्टिक देखिए, ए का मान मैंने बताया किसी में भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और बिंघम प्लास्टिक कहाँ से जाता है, ऊपर से, मतलब बी का मान पहले से कुछ ना कुछ होता है, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला और लास्ट ऑप्शन जो है उसमें b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, b और c। a और d में आपको अब डिसाइड करना कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए लास्ट में दिया है a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और n इज़ इक्वल टू 1। तो मैंने बताया a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सभी में होता है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। और n का मान भी देख लें, तो n का मान बिंघम प्लास्टिक के लिए 1 होता है, क्योंकि सीधी लाइन मिलती है, जब n का मान 1 होगा तभी सीधी लाइन मिलेगी ग्राफ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और n इज़ इक्वल टू 1, ये बिंघम प्लास्टिक की कंडीशन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन, रिलेशन दिया है, फिर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड फॉर ए रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक के लिए कंडीशन क्या पूछ रहा है, रियोपेक्टिक क्या होता है, रियोपेक्टिक के लिए आपने देखा कि n इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो n इज़ ग्रेटर देन 1 वाले आपको दो ऑप्शन मिल गए, कौन कौन से, a ऑप्शन और d ऑप्शन। अब आपको डिसाइड करना है b का मान, a का मान तो किसी में भी ज़ीरो नहीं होता है, तो a का मान किसी में भी ज़ीरो नहीं होता है, इसका मतलब d ऑप्शन इसका भी सही होगा। क्यों b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो किसका पूछा है भाई, रियोपेक्टिक का, तो रियोपेक्टिक में ही b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो d ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही सब दिया है, फिर लास्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विच होल्ड फॉर अ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक के लिए भी b नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि ये ऊपर से कुछ जाता है, तो b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आपने पकड़ लिया, तो ये दो ऑप्शन में है, a और d में। और फिर क्या दिया है, अब आप n का मान डिसाइड कीजिए, तो n का मान थिक्सोट्रॉपिक का कर्व ऐसे जाता है, मतलब नीचे की ओर झुक जाता है, n इज़ लेस देन 1 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें ग्राफ दे दिया गया, अब थोड़ा और आप प्रेशर में
एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में आ जाएंगे, भाई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। तो घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि डायग्राम ही आपको देखना है। क्वेश्चन इतना बड़ा जो दिया है, कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको ये कह रहा है, आप लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि विच वन विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन N1 N2 एंड N3। तो आप ग्राफ पकड़िए तुरंत, पहले N1 N2 N3 पे मत जाइए, ग्राफ देखिए, ग्राफ 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 क्या कह रहा है? पहली तो बात, ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब इसमें थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है? सीधी लाइन वाली कौन सा है? सीधी लाइन वाला जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, और जो ऊपर से ऐसे आ रहा है वो कौन सा हो गया? रियोपेक्टिक हो गया, और जो नीचे से ऐसे जा रहा है वो डायलेटेंट हो गया। तो आपको ये आपका कर्व इतना मिल गया। फिगर में क्या दिया है? इतना वाला फिगर। तो इतना फिगर दिया है, अब पूछ रहा है एन के रिलेशन में। तो अब मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन देखने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि किसमें एन का मान क्या होता है। तो भाई स्यूडोप्लास्टिक में n का मान क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है, मतलब n इज लेस देन 1। स्यूडोप्लास्टिक में n इज लेस देन 1, ये देखिए, ठीक है। और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो N2 का मान दे रखा है वो 1 के बराबर है, और N1 का मान 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? N1 इज लेस देन N2। मतलब आपने इतना निष्कर्ष निकाल लिया कि N1 इज लेस देन N2 फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक। अब उसके बाद N3 का मान डिसाइड करना है। तो N3 इसके लिए होगा, और इसके लिए n का मान क्या होता है? बढ़ता हुआ, मतलब n इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मान n 1 से छोटा हुआ, इसका मान 1 के बराबर है, और इसका मान 1 से बड़ा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? N3 जो होगा वो सबसे बड़ा, N2 छोटा, और N1 सबसे छोटा। तो आपको ऑप्शन देखना है। अब देखिए, पहला वाला ऑप्शन ग्रेटर में दिया है, दूसरा N1 इज लेस देन N2 इज लेस देन N3, बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेयर थिनिंग फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब बताया था फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन में, तो बताया भी था शेयर थिनिंग का मतलब क्या हुआ? थिन मतलब पतला होना। शेयर फोर्स जिसमें कम होता जाए वो क्या कहलाता है? शेयर थिनिंग। तो आप देखिए, इस ग्राफ को अगर लें तो इसमें क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस देखें तो इतना पतला, फिर यहाँ पे देखें इतना मोटा, फिर यहाँ पे देखें इतना, मतलब बढ़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? शेयर थिनिंग नहीं है, ये क्या है? शेयर थिकनिंग। मतलब डायलेटेंट क्या है? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। और स्यूडो में देखें अगर, तो ये घटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? स्यूडोप्लास्टिक जो होता है वही शेयर थिनिंग कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेयर थिकनिंग फ्लूइड। तो अगर स्यूडो शेयर थिनिंग हो गया तो बचता है डायलेटेंट, वो क्या हो जाएगा? शेयर थिकनिंग। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स डज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स हैज़ ए डायमेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नए टर्म यूज़ कर लिए गए। नए टर्म मतलब दूसरा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, दूसरा कह दिया गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो देखिए, ऐसा कोई लेक्चर जो होता है जिसमें कुछ नया ना सीखने को मिले तो वो लेक्चर ही क्या है? तो इसमें कुछ नया है। नया क्या है तो आपने पढ़ रखा, लेकिन इन सारे चीज़ के टेक्निकल वर्ड हैं वो आपने नहीं पढ़ा है। तो आइए मैं टेक्निकल वर्ड बताता हूँ कि टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपान डी वाई की पावर n प्लस बी में क्या कंसिस्टेंसी कांस्टेंट होते हैं और क्या फ्लो बिहेवियर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपान डी वाई की पावर n। अब यहाँ पे जो n होता है यही कहलाता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। क्या कहलाता है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। और जो a है ये कहलाता है कंसिस्टेंसी कांस्टेंट या कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स
जैसे n का मान निर्भर करता है उसी हिसाब से ग्राफ जाता है। तो कैसा मतलब क्या, ग्राफ जाने का मतलब क्या, बिहेव कैसा कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। n के मान पे ही फ्लो मतलब फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा वही डिपेंड करता है, और उसके सिवाय जो बचा a वो हो गया कंसिस्टेंसी कांस्टेंट। तो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स डज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स हैज़ ए डायमेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब ए की आपको डायमेंशन निकालनी है और एन के किस मान के लिए ए का डायमेंशन जो होगा वो समय रहित होगा, मतलब जिसमें समय टी शामिल ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ से देखिए टाउ का जो डायमेंशन होता है, यानी शेयर स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, ml-1 t-2 जो प्रेशर का होता है वही होता है। तो ml-1 t-2 हमने रख दिया इज इक्वल टू ए, और du/dy की यूनिट क्या होती, पर सेकेंड, मतलब 1/t। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 1/t और इसकी पावर n। अब आपको a निकालना है तो a एक तरफ रोक लीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए ml-1 t-2, और ये इधर जाएगा 1/t की पावर n, 1/t की पावर n। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ml-1 t-2 इंटू टी की पावर n। ठीक, अब बेस सेम है तो घाते जोड़ दीजिए ml-1 t-2 प्लस n। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी डायमेंशन जिसमें टी ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ए की ऐसी डायमेंशन जिसमें टी ना हो, और यहाँ पे टी है, मतलब टी कब नहीं होगा, जब टी की पावर 0 हो, मतलब इतने का मान 0 हो जाए, यानी -2 प्लस n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो n इज इक्वल टू 2, मतलब n बराबर 2 के लिए कंसिस्टेंसी कांस्टेंट की डायमेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगी, मतलब इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ फ्लूइड विद अ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स ऑफ 3। कह रहा है n बराबर 3 मान के लिए a की डायमेंशन क्या होगी। ठीक, तो n बराबर 3। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1, ml-1 t की पावर 1, ml-1 t की पावर n। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी आप कर लिए। अगर सॉल्व नहीं करते तो आप ऐसे ही सॉल्व करते जाते और n बराबर लास्ट में क्या रख देते, 3। तो n बराबर आप लास्ट में 3। तो आपको अगर ये क्वेश्चन फास्ट करना है तो a की डायमेंशन आपको ये वाली याद रखनी पड़ेगी, क्या, ml-1 t की पावर n-2, ml-1 t की पावर n-2, और n-2 का मान जितना n का मान दिया हो उतना आप रखते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। तो n का मान अब 3 दिया है तो अगर 3 रख देंगे तो 3 - 2 1 बचेगा, इसका मतलब ml-1 t, इसका डायमेंशन ml-1 t। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। डायमेंशन नहीं बल्कि ये यूनिट पूछना चाह रहा है, क्योंकि ऑप्शन में यूनिट दिया है तो मिस प्रिंट डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ पे यूनिट होगा। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ द फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ फ्लूइड विद अ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स ऑफ -1। मतलब n की वैल्यू -1 अगर ले ली जाए तो कह रहा है कि a की यूनिट क्या होगी, तो टाउ इज इक्वल टू a du/dy की पावर n। अब n की जगह -1 है तो हम यहीं पे रख देते हैं -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा टाउ/du/dy की पावर -1। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये इंटू में आ जाएगा, टाउ इंटू du/dy। अब टाउ की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और du/dy की पर सेकेंड, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन। कह रहा सरफेस टेंशन की उत्पत्ति के पीछे किसका कारण है।
ओरिजिन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। अगर कॉज ऑफ सरफेस टेंशन पूछता तो आप तुरंत बता देते कोहेसिव फोर्स, लेकिन ये पूछ रहा है ओरिजिन ऑफ द सरफेस टेंशन, कहाँ से उत्पन्न हुआ सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन जब मैंने पढ़ाया था तो ये एक चीज़ ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी बर्तन में फ्लूइड भरा हुआ है, देखिए मान लीजिए किसी बर्तन में पानी ही भरा हुआ है, तो पानी की सतह कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक होता है अधेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, तो यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसकी फ्री सरफेस अगर ये हम ले लें तो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे अंदर वाले, ये इस फ्लूइड को नीचे की ओर खींचना चाहेंगे, लेकिन जो ऊपर एटमॉस्फेयर में एयर है वो क्या करेगी, अब ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, इनके बीच क्या लगेगा, अधेसिव, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल के बीच जो लगता है वो अधेसिव फोर्स लगता है। तो ये लग गया अधेसिव, ये ऊपर की ओर खींचना चाहेगा, लेकिन अंदर जो इसके मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर खींचना चाहेगा। इसी बल यानी इसी अनबैलेंस फोर्स से ही फिनोमेना जो जनरेट होता है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो यानी इसका जो ओरिजिन अगर पूछा जाए तो बोथ फोर्सेस आर, यानी दोनों फोर्स जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन क्या होता है, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन जनरेट होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या सही होगा, बोथ कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अंतर आपको बारीकी से समझना है। अगर पूछे कि उत्पत्ति का कारण सरफेस टेंशन कहाँ से जनरेट हुआ तो आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स जिम्मेदार हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टिक करेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो ये अंतर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। सो फिल्म इज ट्रैप्ड बिटवीन अ फ्रेम एंड वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एज शोन। फिगर में क्या दिखाया गया है भाई, एक ये है और इसमें एक वायर है, ये फ्रेम हो गया। कैसा है, ये फ्रेम है, वायर का फ्रेम, ये फ्रेम है और ये वायर है, और इससे एक मास लगाया गया है m। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा वायर है, मतलब इस वायर की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। If the surface tension is given as 0.0049 न्यूटन पर मीटर, what will be the value of m in milligram? मिलीग्राम में m की वैल्यू पूछ रहा है। Such that the wire remains in equilibrium। तो ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, थोड़ा सा सोचिए। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उस फार्मूले से जो हमने बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल मास फॉर ए निडिल, निडिल के लिए अधिकतम द्रव्यमान की गणना कि वो सरफेस टेंशन के कारण किसी फ्लूइड पे तैर सके। तो वहाँ पे एक फार्मूला आया था, m इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल अपान जी, एम मैक्स इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल अपान जी। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो अब देखिए कैसे काम करेगा। ये कह रहा है रिमेन्स इक्विलिब्रियम, मतलब ये फिल्म जो बनी हुई है, ये फिल्म इस मास के कारण टूटने न पाए, इक्विलिब्रियम में रहे, उसके लिए m का मान बताइए। तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की ओर खींचने वाला सरफेस टेंशन फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला mg बराबर हो जाएं। तो ऊपर की ओर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स होता है 2 सिग्मा एल बराबर के mg। जब ये फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो m इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा एल अपान जी। सारी वैल्यू आपको दी गई हैं, आप सारी वैल्यू पुट कीजिए। तो सिग्मा का मान 0.0049 दिया हुआ है, एल का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जी का मान दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप 10 रख दीजिए, 10 रख देंगे। ठीक, अब 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 रख देंगे। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। देखिए एक्यूरेट नहीं, 99.99 कुछ करके कुछ मिलीग्राम आएगा, तो उसको आप जब लेंगे राउंड फिगर में तो 100 मिलीग्राम आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट, द प्रेशर inside which is 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर greater than the outside pressure, take surface tension as 0.075 न्यूटन पर मीटर।
तो ये कह रहा है कि जो अंदर इसके एक्सेस प्रेशर है, वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मूला याद कीजिए, वाटर ड्रॉपलेट और एयर बबल एक ही होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू पी एक्सेस इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। क्या होता है भाई? 4 सिग्मा बाई डी। वाटर ड्रॉपलेट के लिए एक्सेस प्रेशर का मान होता है 4 सिग्मा बाई डी। तो आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 सिग्मा बाई पी। 4 सिग्मा का मान यानी सरफेस टेंशन का मान कितना है? 0.075 और प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है? 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो जहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है वहाँ पे मीटर स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर -4 से तो ये जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बनेगा सी, 0.6। मतलब डायमीटर जो आएगा वो 0.6 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी ऑप्शन इसका कर। अच्छा, इसको सारे वैल्यू पुट करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 0.6 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सोप बबल ऑफ डी mm डायमीटर इज ऑब्जर्व्ड इनसाइड ए बकेट ऑफ वाटर। आप क्या कह रहा है? सोप बबल के लिए फार्मूला क्या होता है? 8 सिग्मा बाई डी। इसका जस्ट 2 गुना 8 सिग्मा बाई डी होता है। और इफ़ द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 0.075 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? टेक सरफेस टेंशन एज 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू दी है, केवल आपको करना क्या है? जहाँ पे 4 सिग्मा बाई डी है वहाँ पे आपको कर देना है 8 सिग्मा बाई डी, और यहाँ से सारी वैल्यू रख के डी के मान आप जब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। अ लिक्विड जेट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर हैज़ ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेक सरफेस टेंशन एज। अब इसमें पूछ रहा है, डायमीटर दे रखा है, इस बार प्रेशर पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए, वाटर जेट के लिए क्या होता है? जेट के लिए फार्मूला होता है 2 सिग्मा बाई डी। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। तो प्रेशर का मान आप यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके आंसर जब आप इसका निकालेंगे तो 18 का आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी आएगा 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। देखिए, ये मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे टाइम बचेगा और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, तो आंसर मैं बताते चल रहा हूँ, आप इसको वैल्यू पुट करके आंसर निकालते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द राइज इन द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन अ ट्यूब इज h, व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ ट्यूब ऑफ हाफ द डायमीटर। कैपिलरी राइज से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैपिलरी राइज में क्या होता है? 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो डी जी। 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो डी जी, ये होता है क्या? h का मान। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। h बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी, ये होता है h की वैल्यू। तो अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड चढ़ रहा है h ऊंचाई तक। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ ट्यूब ऑफ हाफ डायमीटर। सब कुछ कांस्टेंट, वही लिक्विड है, इसका मतलब सरफेस टेंशन कांस्टेंट, कॉस थीटा का मान भी कांस्टेंट और जी का मान भी कांस्टेंट, रो का मान भी कांस्टेंट। अब चेंज क्या हो रहा है? डी का मान। केवल क्या हो रहा है चेंज? डी का मान। डी कितना किया जा रहा है? हाफ। तो अब देखिए, h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 बाई डी। क्या आ जाएगा? 4। अब 4 भी एक तरह से कांस्टेंट, तो इसको भी छोड़ सकते हैं 1/d। मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d हो गया। ठीक, तो h1 मान लीजिए, d1 मान लीजिए, फिर h2 आपसे कहा गया है कितना होगा। तो आप देखिए h2 का मान कितना, यहाँ पे h ही रखिए, यहाँ पे h1 कर दीजिए। h1 बराबर d कर दिया गया हाफ, d1 बाई 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2। तो अब देखिए 2 इंटू 1/d1, और 1/d1 की वैल्यू क्या है? h। तो h1 बराबर क्या हो जाएगा? 2h। मतलब अब जो लिक्विड चढ़ेगा वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? 2 गुनी, यानी इसका ऑप्शन डी है। अच्छा, वैसे भी आप देख लें, जैसे डायमीटर को हाफ कर दिया जाएगा, जैसे डायमीटर को हाफ किया जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 गुना। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड 1 and 2 are 1:2 and 1:4 respectively. Equal amount of the two liquids is poured into two identical tubes. What will be the ratio of the rise in the liquid level in the two tubes? Assume the angle of contact to be same. एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है, लिक्विड अलग अलग हैं, तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग रहेगी। डेंसिटी दे रखा है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है कि सरफेस टेंशन और डेंसिटी में जो रेशियो दे रखा है वो क्या है। अगर हम लिक्विड 1 ले लें इधर और लिक्विड 2 इधर ले लें, ठीक, तो अब देखिए सरफेस टेंशन में क्या रेशियो है और डेंसिटी में क्या रेशियो है। तो सरफेस टेंशन में जो रेशियो है वो है 1:2, 1 अगर इसका है तो 2 इसका है, ठीक। उसके बाद डेंसिटी में क्या है 1:4। तो अब हम देखते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है। अब ये H की मान में पूछ रहा है कि क्या रेशियो होगा, तो H बराबर होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो डी जी। अब D कांस्टेंट कह रहा है क्योंकि आइडेंटिकल ट्यूब कह रहा है। क्या कह रहा है, आइडेंटिकल ट्यूब मतलब D कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, G भी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। अब सिग्मा अलग अलग होगा, सिग्मा का मान क्या दे रखा है अलग अलग यहाँ पे, और कॉस थीटा कांस्टेंट। तो जो जो कांस्टेंट है उसको हम हटा रहे हैं, तो 4 कांस्टेंट मतलब ऊपर बचेगा सिग्मा, नीचे बचेगा क्या रो। H बराबर जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा और रो का अनुपात होगा, ठीक। तो H1 बराबर अगर हम ले लें तो सिग्मा कितना है 1 है और इसका रो कितना है 1, तो H1 बराबर क्या हो गया 1। H2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, H2 बराबर सिग्मा बराबर 2 है और रो बराबर क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो गया 1/2। तो H1 और अपान H2 अगर निकाला जाए तो 1/1/2 मतलब 2/1 कह सकते हैं, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। तो H1 और H2 में जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। क्या आएगा 2:1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हल कैसे करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देखा करिए क्या कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको आप हटाते जाइए, उसको हटाने के बाद जो चीज़ बचेगा वही रिलेशन आप यूज़ करके आंसर को सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन है, द राइज इन द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन अ ट्यूब इज H। कह रहा किसी एक ट्यूब में जो लिक्विड चढ़ता है वो H ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक। फिर इफ़ हाफ द अमाउंट इज पोर्ड आउटसाइड, कह रहा लिक्विड का आधा भाग बाहर निकाल दिया जाता है, व्हाट विल बी द न्यू राइज इन लिक्विड लेवल। तो कह रहा है कि अब अगर ट्यूब को डुबाया जाएगा तो न्यू लेवल क्या होगा राइज का, कितना फ्लूइड उसमें राइज करेगा। तो देखिए राइज का फार्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो डी जी। तो यहाँ पे कहीं भी क्या द्रव्यमान कहीं पे यहाँ पे इंक्लूड हुआ है नहीं, मतलब आप फ्लूइड को बाहर भी कर देंगे तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि डेंसिटी से मतलब है। अगर आपने फ्लूइड बाहर कर दिया, जितना फ्लूइड बचा उतनी भी तो डेंसिटी उसकी वही होगी। मान लीजिए अगर वाटर भरा हुआ था, आधे वाटर को बाहर कर दिया गया, तब भी जो बचा उसकी भी डेंसिटी तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं कर रहा है तो आप चाहे आधा लिक्विड निकाल दें चाहे 1/4 लिक्विड निकाल दें, राइज क्या होगा सेम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H के बराबर उसमें भी चढ़ेगा। 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल बी द राइज और फॉल इन कैपिलरी। टेक सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू आपको दे रखा है, राइज या फॉल आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, इसका मतलब कॉस्ट थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कॉस्ट थी। तो फाल तो होने से रहा, क्योंकि जब नेगेटिव में H का मान आता है तब फाल होता है, तो राइज ही करेगा। और राइज कितना करेगा भाई 22 का सी ऑप्शन आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। 23 क्वेश्चन, कैपिलरी राइज इज ड्यू टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, आता है, बहुत बार आ चुका है, तो इसके आने के चांसेस मैं नहीं कह सकता आएगा या नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू, देखिए
कैपिलरी राइज जो होता है वो ड्यू टू होता है सरफेस टेंशन। जब मैंने कैपिलरी राइज पढ़ाया था तब ये बात क्लियर कट कर दी थी, फैक्ट होता है ये कि सरफेस टेंशन के कारण ही कैपिलरी राइज होता है। अब वहाँ पे सरफेस टेंशन ऑप्शन इसका क्यों सही हुआ? क्योंकि वहाँ दोनों फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर फॉल हुआ तो एडहेसिव फोर्स, अगर राइज हुआ तो कोहेसिव फोर्स। तो इसलिए जब दोनों फोर्स इन्वॉल्व हैं तो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ डायमीटर एंड एक्सेस प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट फॉर जेट, वाटर ड्रॉपलेट एंड सोप बबल रेस्पेक्टिवली, देन देयर सरफेस टेंशन विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि जेट, वाटर ड्रॉपलेट और सोप बबल तीनों के लिए अगर डायमीटर और एक्सेस प्रेशर का मान कांस्टेंट रखा जाए तो उनके जो सरफेस टेंशन का मान होगा वो किस श्रेणी में होगा? समांतर श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा या हरात्मक श्रेणी में? नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखिए। तो देखिए आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए पहली बात तो एक्सेस प्रेशर फॉर जेट क्या होता है भाई? एक्सेस प्रेशर फॉर वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है भाई? एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल क्या होता है? तो जेट के लिए होता है 2 सिग्मा बाई डी, इसके लिए होता है वाटर ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा बाई डी और इसके लिए क्या होता है 8 सिग्मा बाई डी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि डी और प्रेशर कांस्टेंट रखे जाते हैं, मतलब ये और ये तीनों क्या हैं? सेम हैं और इधर डी सेम है। तो बचता क्या क्या है? सिग्मा, 2 सिग्मा इधर से बचेगा, 4 सिग्मा इधर से और 8 सिग्मा। तो कह रहा है कि 2 सिग्मा, 4 सिग्मा और 8 सिग्मा ये किस प्रोग्रेशन में है? किस प्रोग्रेशन में है? तो आपने पढ़ रखा है अगर समांतर श्रेणी लगाई जाए तो सार्वांतर क्या होना चाहिए किसी श्रेणी का? समान। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे सार्वांतर 2, यहाँ पे 4, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकते। अगला हम ट्राई करते हैं क्या? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? सार्वानुपात। सार्वानुपात मतलब क्या होता है? जो इसको भाग करेंगे इससे वो जो आएगा वही आना चाहिए, इसको भाग करेंगे इससे। तो 4 सिग्मा को अगर 2 सिग्मा से भाग किया जाए तो आएगा 2, 8 सिग्मा को अगर 4 सिग्मा से भाग किया जाए तो आएगा 2। मतलब इसका सार्वानुपात जो है आर की वैल्यू सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज जो रहती है 25 क्वेश्चन की रहती है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिंटर्स इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने पढ़ाया भी है, एग्जाम्पल मैंने कहा था पूछ सकता है। तो प्रिंटर्स इंक, प्रिंटर की इंक किस फ्लूइड का उदाहरण है? प्रिंटर की इंक मैंने ऐसे समझाया था कि अगर आप रख देंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर के लिए, तो वो धीरे धीरे आप उसके बाद जब खोल के देखेंगे साल भर बाद या 6 महीने बाद, तो वो पहले की तुलना में गाढ़ी मिलेगी। मतलब उसकी जो वो होती है विस्कोसिटी, वो डिपेंड करती है टाइम पे, नहीं टाइम के साथ बढ़ रही है। और टाइम के साथ विस्कोसिटी बढ़ती किस में है? थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में। तो ये किसका उदाहरण हो गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो इस प्रकार से आपके सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपका ये बनता है कि इन सारे 25 क्वेश्चन को और जितना मैंने एक्सप्लेन किया उन सारे फैक्ट्स को एकदम रट लीजिए, मेमोरी में सेव कर लीजिए। और इसको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कोई भी हम वीडियो लेकर आएँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।